आप जैसे स्पोर्ट्स से आए हैं, क्या स्पोर्ट्स में पैसा है? इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको दूंगा, नीरज चोपड़ा। +2 पास एक भाई, उस भाई को इतने पैसे मिले, एक बाला फेंकने। खेल के अंदर पैसा है, बहुत ज्यादा है, परंतु अगर आपके पास टैलेंट है तो आप कभी भी एक काम के पीछे मत दौड़ोगे। सरकारी नौकरी की कोशिश करो। आपके हिसाब से सक्सेस क्या है? आदमी की जिज्ञासा कभी खत्म नहीं होती। आपने एक काम में कामयाबी कर ली, आप नेक्स्ट रास्ता चुन लो। हैंडबॉल का पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए और उसके बाद बहुत से स्टूडेंट्स को ट्रेन किया और फिर उसको याद आई कि मेरा पैशन जो मैं बचपन से करता आ रहा था वो एक सिंगिंग है, गाना गाना है। और आज की डेट में वो जो हरियाणा के सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग सॉन्ग्स गा रहे हैं और इन्होंने एक हमारी जीतने वाली पार्टी बीजेपी की भी हेल्प करी है अपने मधुर आवाज़ के साथ और गाने गा करके उनकी पार्टी को विजयी बनाया है। तो आज हमारे साथ हैं मशहूर प्लेयर श्री नवीन पुनिया जी। पुनिया जी नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार। तो पुनिया जी, आज हम आपकी जर्नी के बारे में बात करेंगे जी। कि कैसे आप आर्मी में गए, उसके बाद स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स के बाद एक म्यूजिक, क्योंकि ये बिल्कुल अलग अलग जोन की चीजें हैं और आपने तीनों के अंदर ही परचम लहराया है। जी। तो हमारी जो ऑडियंस है वो यंगस्टर है और कहीं ना कहीं अपना करियर देख रही है इंटरनेट के ऊपर, तो हम यहाँ पे मदद करते हैं उनकी कि कैसे किस चीज के अंदर, क्योंकि आप देखते हो बरगलाने वाली चीजें बहुत चलती हैं इंटरनेट पे, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन हम हेल्प करना चाहते हैं उनकी कि असल सच्चाई क्या है किसी भी इंडस्ट्री की। तो आज हम बात करेंगे स्पोर्ट्स की भी, म्यूजिक की भी। तो आपकी जो यूट्यूब जर्नी है वो कैसे शुरू हुई आफ्टर आर्मी, आफ्टर हैंडबॉल, ये म्यूजिक के अंदर एकदम से आपने जो शिफ्ट मारा और अपना चैनल स्टार्ट किया, गाने गाने शुरू किए, तो क्या ऐसी चीज थी जिसने आपको मोटिवेट किया? एक दिन है ना, हम बैठे हुए थे। पहले क्या था, पहले था एक सीडी का दौर था। जी। मैंने वीसीआर का दौर भी देखा है, उसके बाद जी। सीडी का दौर आया। जी। सीडी के दौर के बाद कैसेट का भी था। तो सीडी के दौर के बाद जैसे ही चेंज हुआ, वैसे ही हरियाणवी गानों ने ग्रोथ की धीरे धीरे। मैं बचपन से गाने रागनी वगैरह गाता था। फिर धीरे धीरे जैसे टाइम चेंज होता रहा तो अभी फिर आ गया यूट्यूब का टाइम। जी। तो एक दिन मैं बैठा हुआ था गाँव में, तो फिर एक मेरा दोस्त है नवीन लांबा, थोड़ा सा टेक्निकल था ज़्यादा इन चीज़ों में। मैं बोला कि यार एक चैनल तो अपना भी बना। हम्म। तो उसने 2016 में मेरा चैनल बनाया। अच्छा, बहुत पहले, 8 साल पहले। 8 साल पहले। तो 2016 में उसने मेरा चैनल बनाया, उस पे हमने कोई कविता वगैरह डाली, ये डाली, तो उस ऐसे कुछ स्टार्ट किया था वो। आज अच्छा ग्रोथ कर रहा है। तो शुरू में आपको वहाँ पे कितने व्यूज है? ये मैं उनके लिए पूछ रहा हूँ जो लोग हमारे चैनल शुरू तो कर लेते हैं लेकिन किसी वजह से रुक जाते हैं कि 3 महीने उस पर काम किया, कोई फायदा तो हो नहीं रहा। हमें ये बहुत सुनने को मिलता है, कोई फायदा तो होता नहीं, लेकिन आप वो बैठे हैं जिनको फायदा हुआ है। और ये भी पूछना चाहूंगा कि कितना फायदा हो रहा है आपको? नहीं, वो क्या था कि स्टार्टिंग में जब स्टार्ट किया तो उसमें पूरी उम्मीद थी कि भाई एडसेंस से कब जुड़े, पूरा कब घंटे पूरे हों, कब घंटे पूरे हों। लगातार फोन कर करके मैंने दोस्तों को बोला, यार एक बार 10 भाई सब्सक्राइब करा दे बस तू, फिर अपने पैसे आने शुरू हो जाएंगे। बस मैंने फोन कर करके लोगों के पास कि एक बार ना इसकी वीडियो चलाते रहे, 10-12 बार 15 बार देख ले, उससे वॉच टाइम पूरा हो जाएगा। ऐसे करके या, परंतु देखो एक होता ही है कि भाई 10 दिन में कोई कोशिश कर करके 1000 व्यू आगे तो आगे, अगली बार डाली फिर उतनी कोशिश नहीं हुई तो फिर वो 400 पे रह गए, 300 पे रह गए। तो हम क्या, फिर मेरा भी मन टूट गया था, बस यार ये तो नहीं होता, इस पे तो कुछ नहीं है, तो ऐसे ही बकवास का काम है। फिर एक दिन मैंने एक गाना रिकॉर्ड किया था, मेहंदी वर्सेस खून। मेहंदी वर्सेस खून। एक सैड सॉन्ग था और मैं वो सैड सॉन्ग लेके एक कंपनी के पास गया। एक सैड सॉन्ग था, एक रागनी रिकॉर्ड की थी मैंने। मैं कंपनी के पास गया, कंपनी ने बोले कि आप लो। उन्होंने मेरे को 5,000 रुपये दिए दोनों के, 2 गानों के 5,000 रुपये, और बोले कि वीडियो आप यहीं काट देंगे, रुको अभी। मैं बोला कि जी सैड सॉन्ग, अरे पीछे देखो भी हरा पर्दा लग रखा है, अभी इसके इसी में मनाली बना देंगे, कोई चक्कर नहीं है। मैं बोला, मैंने एक गाने की लिपसिंग काट दी वहीं पे, 5,000 रुपये ले भी लिए। जब मैं दूसरे का कपड़े चेंज करने लगा, जब मेरे को ध्यान में आया, यार नवीन 5,000 में 2 गाने, मतलब शर्म की बात, तनख्वाह तेरे को मिल रही है, भूखा तो मर नहीं रहा। नहीं करेंगे यार, छोड़। मैंने कपड़े चेंज किए। मैं बोला कि भाई लो 5,000 रुपये मैंने नहीं करने। बोला क्या बात होगी, 1,000-2,000 और बढ़ा लो। मैं बोला कि यार 20-25,000 तो मेरे लग रखे हैं, मैं 5,000 में क्यों देके जाऊँ। कोई बड़ी कंपनी थी, बहुत बड़ी, नाम लेना चाहूँगा। तो मैंने जैसे ही बैठा, मैंने बस में बैठा, बस में गया था दिल्ली। बस में बैठे बैठे मैंने यूट्यूब पे एक टिकटॉक चलता था उस टाइम, टिकटॉक पे मैंने एक लाइन डाल दी ऐसे करके कि पूछा करती फ़ोन बार बार करके, खाली के रोटी तो ना पेट भर के।
एक ये सैड सॉन्ग की लाइन थी, मैंने डाल दी बस में बैठे बैठे। जैसे ही मैं रोहतक पहुंचा, उस टिकटॉक के ऊपर अच्छे खासे व्यू आ गए। अच्छा। और उस पर 1200 टिकटॉक की रील बन गई, 1200। हिसार तक पहुंचा तो 10-12 हजार होगी। अच्छा, ये तो उसी दिन की बात है जिस उसी दिन आप दिन, रिजेक्ट करके आए थे उस हाँ कंपनी हाँ को? उसी दिन 10-12 हजार हो गए। सुबह तक उठा तो लाख प्लस उसकी टिकटॉक बन गई उस लाइन पे। बड़े बड़े अच्छे क्रिएटरों ने उस पर बना रखे। फिर मेरे पास फोन आने स्टार्ट हो गए, भाई गाना दे दो, गाना दे दो। मैं बोला अभी नहीं देंगे भाई 5,000 में जब 2 गाने ले रहे थे तुम, मेरे 25-30 हजार रुपये लग रखे, तो मैंने क्लियर कर दिया अभी नहीं देंगे भाई। मतलब कोई बोल रहा है भाई जिंदगी में मौका कभी कभी मिलता है, आप गलती कर रहे हो, फेम हो जाएगा, बड़े बड़े जितने हरियाणवी कलाकार यहीं से उठे, इसी कंपनी ने बनाए। मैं नहीं भाई कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे दोस्त थे राज गुजर, एडिटर हैं हिसार में, वो बोले कि ना कोई साहब हम करते हैं मिलके इसको। तो उन्होंने एक चैनल लगाया तरज रिकॉर्ड के नाम से, उस पर हमने वो गाना डाला। उसकी करीबन मिलियन के करीब 2-3 मिलियन उसकी वो हुई थी टिकटॉक। हाँ, और मैंने जैसे ही उस पर यूट्यूब पे गाना डाला 2 दिन बाद टिकटॉक बैन हो गया। लॉकडाउन के पास की बात है ये। हाँ, टिकटॉक बैन हो गया। टिकटॉक बैन होते सारे बोले देख, दम बोल रहे थे ना गलत फैसला हो गया, अभी टिकटॉक पे लोग कैसे आएंगे तेरे चैनल पे। वो भगवान ने ऐसे सुनी, वो बहुत अच्छा चला है वो चैनल भी हमारा, 2 दिन में ही मोनेटाइज हो गया। अच्छा। हाँ, और उसके मेरे ख्याल से आज कोई 50 मिलियन व्यू हैं उसके। अच्छा, तो मतलब रिस्क तो लेना पड़ता है। और कहीं ना कहीं ये भी समझना पड़ता है कि आपको नहीं पता कि कब कोई चीज क्लिक कर जाए। हाँ, मेहनत करते रहना, करते रहो बस, कमाई भी अच्छी होगी। मतलब हमें तो सुनते थे कि भाई हमें ये नहीं पता था शुरू में कि इनकम कितनी होती है, पर जब आने लगे फिर पता लगा वाह यार आते हैं, इससे आते हैं। हाँ, जो तनख्वाह से भी ज्यादा आते हैं, और इतने आते हैं और उस चीज के आते हैं जिसकी मेहनत आप कर चुके हो पहले। ये रॉयल्टी आ रही है आपको, रॉयल्टी आ रही है। लेकिन वो रॉयल्टी एक्चुअल में क्या है, हमारी जो आज की पीढ़ी है उनको वो यूट्यूब की मनी तो दिख रही है कि उसके इतने आते हैं, काश मेरे भी आ जाएं, लेकिन उसके पीछे का जो उनकी मेहनत थी, जो उन्होंने इतना टाइम वेट किया, वो नहीं दिखता। वो नहीं दिखता। पर मैं आपके माध्यम से वही दिखाना चाह रहा हूँ अपनी ऑडियंस को कि पैसा आ रहा है, और अभी हम बात भी करेंगे कि कितना आ रहा है, लेकिन वो पैसा आने से पहले जो स्ट्रगल था वो हमें उनको दिखाना है। स्ट्रगल बहुत होता है। देखो कई बार ऐसा भी होता है कि भाई नहीं आएंगे, कोई ये भी चेक करते थे कि 1000 व्यू पे कितने आ रहे हैं। कोई बोलता था मैंने एक बार देख लिया तो कितने आ गए। ये कॉमन होता है सभी के। ऐसा कुछ नहीं होता कि मतलब देखो इतना तो मेरे को भी नहीं पता है कि मैं बोलूँ कि भाई एक व्यू पे इतना मिलेगा, उस पे इतना मिलेगा, परंतु जब आप लगे रहोगे ना कंटिन्यू, ऐसा नहीं है आपकी 10 वीडियो फ्लॉप हो सकती है, परंतु क्या पता वो 11वीं है वो वीडियो हो जो इट जाने वाली हो, और आप 10वीं पे रुक जाओ वो 11वीं करो ही ना। तो लगे रहो, जितने आप लगे रहोगे ना उतना अच्छा रिजल्ट आएगा जी। तो आप जैसे स्पोर्ट्स से आए हैं, क्या स्पोर्ट्स में पैसा है? हम हरियाणा से आते हैं और हम पूरे इंडिया के अंदर कहीं भी घूमते हैं तो बोलते हैं कि आप हरियाणा से आए हो, हमारे ओलंपिक्स के अंदर सबसे ज़्यादा आप लेके मेडल आते हो, आपके हरियाणा तो स्पोर्ट्स के नाम से फेमस है। तो यहाँ के जब बच्चे स्पोर्ट्स में जाते हैं और बहुत ज़्यादा अपना मन रखते हैं कि हम स्पोर्ट्स के अंदर आगे जाएं, क्या उतना पैसा है जीवन जीने के लिए? और क्या उसके हिसाब से नौकरियां हैं स्पोर्ट्स कोटे से? बहुत ज़्यादा है जी। आप इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको दूंगा नीरज चोपड़ा का। जी। नीरज चोपड़ा भाई +2 पास है जी। +2 पास एक भाई, मतलब उसके एजुकेशन में नहीं जाऊंगा मैं। उस भाई को इतने पैसे मिले एक बाला फेंकने के। अगर वो पढ़ाई के दम पे लगता या उस पर कितनी मेहनत कर लेता, मतलब उसको कौन जानता। आप बताओ, हमारे ऐसे ऐसे PhD करे हुए भी हैं जिनको हम हमारे इस हार के अंदर इतने होंगे हम नहीं जानते, परंतु नीरज चोपड़ा को ऑल वर्ल्ड जानता है। खेल के अंदर पैसा है, बहुत ज़्यादा है। अभी नीरज ने इतना फेम कमाया, इतना नाम कमाया गेम के थ्रू, परंतु है कब? कामयाब होने के बाद। मैं वही बोल रहा हूँ कि आप पहले दिन से अगर नीरज चोपड़ा जैसी फेम चाह रहे हो तो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए नीरज चोपड़ा की बहुत सी ऐसी मैंने भी वीडियोस देखी हैं जिसके अंदर वो मेहनत कर रहे हैं, शक्ल से पहचान नहीं आ रहे। आज तो वो दिख रहे हैं नीरज चोपड़ा जिनको हम जानते हैं, लेकिन उनकी जो वो प्रैक्टिस करते हुए की वीडियोस हैं जहाँ पे वो खूब मेहनत कर रहे हैं, वो वाली वीडियोस आज की यूथ हमारी देखने को राजी नहीं होती। पता क्या है, हमें क्या है, हम सोचते हैं कि देखो ये तो एक मैं मानता हूँ ये बात, में से गवर्नमेंट को भी एक मेरी तरफ से एक सजेशन ही दे सकता हूँ मैं, सलाह तो नहीं, कि देखो कि अगर जिस प्लेयर को रिक्वायरमेंट है ना, परंतु कई बार क्या होता है जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है ना वो ऐसे प्लेयर ले जाता है जिनको जरूरत ही ना हो। कई ऐसे बहुत सारे प्लेयर हमारे हैं जिनको अगर टाइम से पहले अगर फैसिलिटी मिल जाए तो बहुत आगे तक जा सकते हैं। कई प्लेयर ऐसे हैं जो जिनके अंदर टैलेंट बहुत अच्छा है, परंतु
मनी के कारण, पैसे के कारण वो बेचारे वहीं पर दब जाते हैं। गेम में पैसे बहुत अच्छे हैं अगर आप अच्छी लगन से मेहनत करो, क्योंकि स्पोर्ट्समैन एक कोई ऐसा नहीं है कि कोई भी काम हो, परंतु स्पोर्ट्समैन एक सबसे बड़ी तपस्या है, खेल। हर चीज़ में अगर आप पढ़ाई में अच्छा कर रहे हो तो आपको कुछ न कुछ जॉब तो मिल ही जाएगी। अगर आपने 10वीं की, अपने अगर ITI कर ली तो आपको कहीं ना कहीं वेल्डर लगा लेंगे। भूखा तो कोई नहीं मरता, भूखा कहीं ना नहीं कहीं तो मरेगा, उसको जगह परंतु मिलती है। स्पोर्ट्समैन भूखा मर जाता है जी। जब तक आप कामयाब नहीं हो पाओगे आपको कोई पूछेगा ही नहीं। आप बताओ किसी भी आपको जो आपको कुछ एक सिलेक्टेड जो कामयाब स्पोर्ट्समैन है उन्हीं के नाम याद है। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि औरों के पास टैलेंट नहीं था, परंतु वो वहां तक वो अचीव नहीं कर पाए। उनको कोई नहीं जानता जी, कोई नहीं जानता। अभी नवदीप ने भाला फेंका था पैरा ओलंपिक में जी, वो आज की डेट में ट्रेंडिंग है। उससे पहले नवदीप को कौन जानता था? कोई नहीं जानता था। तो जिस स्पोर्ट्समैन एक बहुत बड़ी तपस्या है, जिसके अंदर आप कामयाब होगे तो ही आप पहचान बनेगी, तो ही आप देखे जाओगे पब्लिक के बीच में। क्योंकि एक और सारी चीजों में मानता हूँ जी मैं, मतलब स्पोर्ट्समैन सबसे कठिन चीज है। सिंगिंग भी कोई मैं इतनी बड़ी नहीं मानता, एजुकेशन भी मैं ये नहीं बोलता कि कम है कोई चीजें, पर स्पोर्ट्समैन सबसे बड़ी तपस्या है। यहाँ पे आपको कुछ करके दिखाना ही पड़ेगा जब भी आप पूछे जाओगे। तो नवीन जी, जो मैंने आपसे बात करी, आपने 3 से 4 बार सक्सेस को चुमा है। जब आपका आर्मी में सिलेक्शन हुआ होगा, वो आपने सोचा होगा अब तो लाइफ सेट हो गई मेरी। आपने हैंडबॉल के अंदर पाकिस्तान पे गोला फेंका और इंडिया को जिताया, जिसके कारण आपका बहुत नाम हुआ। तब आपने सोचा कि आज मुझे सक्सेस मिल गई। उसके बाद आज आप सिंगिंग के अंदर इतना सब कुछ कर पा रहे हैं, बहुत अच्छा कर पा रहे हैं। और अभी हाल ही में आपने बीजेपी के लिए जो कैंपेनिंग करी है, उनको अपनी आवाज दी है, तो ये भी एक सक्सेस की कैटेगरी में दुनिया देखती है। आपके हिसाब से सक्सेस क्या है? असली सक्सेस क्या है? पता है क्या, जब हम गेम में, मैंने जैसे आर्मी में लगे, एक बार तो ये स्टार्टिंग से होता है आदमी की जिज्ञासा कभी खत्म नहीं होती। एक बार ये था कि 5वीं क्लास पहले बोर्ड की होती थी जी, यार बस 5वीं क्लास पास हो जाए बोर्ड वाली ना, फिर देख लेंगे। फिर 8वीं 7वीं फिर 8वीं पहुंच गई, ये बस 8वीं पास हो जाए, 10वीं हो जाए, +2 हो जाए, वो नहीं मिटती। भर्ती हो जाए बस, फिर उसके लिए होता है। मैं भर्ती हो गया, उसके बाद फिर आगे हो गया कि यार बस एक बार ना इंडिया टीम में खेल लें। वो इंडिया टीम में भी खेल लिए, वहाँ पे वाइस कैप्टन भी बन गए, फिर भी नहीं खत्म हुआ। फिर भाई यार एक बार सिंगिंग में ना यूट्यूब मोनेटाइज हो जाए, वो भी होगी, गाने अच्छे चले वो भी हो गए। मेरा ये मानना है कि देखो ऐसा नहीं है कि आदमी एक जगह जाके रुक जाता है। जो रुक जाता है वो मैं ये मानता हूँ फिर वहाँ पे ना आदमी घमंड आना स्टार्ट हो जाता है कि यार हाँ मैंने सब कुछ कर लिया। कीप रोलिंग। हाँ, बस लगे रहो। क्योंकि मेरी एक ये है कि जैसे कि भाई आपने एक काम में कामयाबी कर ली, आप नेक्स्ट रास्ता चुन लो, फिर अलग पैरेलल स्टार्ट कर दो एक और, उसमें आप स्ट्रगल करते रहोगे। जितना आप स्ट्रगल करोगे उतने आप कामयाब रहोगे, आप उतने आप कंफर्ट रहोगे, आप में एटीट्यूड नहीं आएगा, आप दुनिया से जुड़े रहोगे, आपको नॉलेज बढ़ेगी। तो नवीन जी, अब की बार आवाज बीजेपी की आप थे, शायद लोगों ने चेहरा तो मुझे नहीं पता कितना देखा होगा, आपकी इंस्टाग्राम पे दिखता है जी। लेकिन बीजेपी की आवाज आप थे, और क्या प्रचंड जीत दिलवाई है जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं करी थी। तो ये आवाज वहां तक कैसे पहुंची, कैसे बीजेपी ने आपको अप्रोच किया या आप वहां तक पहुंचे, क्या स्टोरी है इसके पीछे? मेरा बर्थडे था 1 सितंबर को, तो उस दिन ड्रग्स फ्री साइक्लोथॉन यात्रा का शुभारंभ था। तो मैं करनाल में था, तो मैंने मनोहर जी के सामने, मनोहर लाल जी उस टाइम चीफ मिनिस्टर थे, उनके सामने गाना परफॉर्म किया था नशे के ऊपर कि मेरा युवा को बचाओ, हरियाणा को सफल बनाओ, ऐसे कुछ करके बड़ा प्यारा गाना था। तो उन्होंने बड़ा पसंद आया गाना, तो वो बड़े खुश हुए, उन्होंने मेरे को अप्रिशिएट किया बड़ा कि भाई नवीन जी यूथ है, मतलब बहुत देर तक उन्होंने, तो मेरे को प्राउड लगा और जो देख रहे थे उन्होंने भी अच्छा लगा। उसके बाद मैं लगातार उनके प्रोग्राम में जाता रहा। तो मैंने अभी नायब जी के लिए एक बड़ा प्यारा गाना गाया था, वो बड़ा हिट गया है। क्या हम वो सुन सकते हैं? हाँ, वो जब ते नायब सिंह आया, इन्हें हरियाणा चमकाया रे एंडी ढाल का सीएम, नायब सिंह हरियाणा का लाल रे घने कमाल का सीएम। क्या बात। इसका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला, लोगों ने बड़ा डांस किया, उत्सव किया, बड़े अच्छे से मनाया। हमारे यहाँ तो वैसे ही चुनाव एक उत्सव है। हाँ, और अभी बड़े सर ने बधाई भी दी है, मैंने भी सर को बधाई दी, नायब जी को, मनोहर जी को, पूरी टीम को। क्योंकि देखो ये जीत सभी के जोश से आई थी, ऐसा नहीं हो सकता मेरे, क्योंकि जो कार्यकर्ता थे, जो भी हरियाणा के युवा थे, सभी ने सोचा कि भाई हरियाणा में कुछ जिसने बदलाव किया तो उसको लेके आना चाहिए, अच्छा लगा। अच्छा नवीन जी, हम रहते हैं हिसार में, और हमारा हिसार फेमस है पढ़ाई के लिए, और आज की डेट में पढ़ाई सबसे ज्यादा किस चीज की है? सरकारी नौकरी की पढ़ाई। आपके भी आसपास ऐसे बहुत लोग होंगे जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं,
और वो तैयारी करते करते इतनी एज तक पहुंच जाते हैं जब वो बाकी विकल्प को पीछे छोड़ देते हैं और सिर्फ सरकारी नौकरियों के लिए ही कोशिश करते रहते हैं। आपकी उनको क्या राय है? क्योंकि घर की जिम्मेवारियां भी हैं, जैसे अभी आप बता रहे थे कि उसके घर में कितने पहले 3-3 4-4 बच्चे होते थे, एक लड़का ये कर रहा है, दूसरा ये कर रहा है, एक दुकान संभाल रहा है, एक खेत संभाल रहा है और एक लड़का तैयारी कर रहा है। तो आज अगर अकेला लड़का ही तैयारी करता रहेगा तो आगे की जिम्मेवारियां संभालने वाली चीज पीछे रह जाती है। उनके लिए आपको क्या राय है? हमारे ना एक समाज में ये है, अभी एक सबसे हंसी की बात भी है भाई, चाहे जिसको वो कमाता हो 10 लाख रुपए महीना, अगर सरकारी नहीं है तो बोले क्या करता है, छोटा सरकारी नहीं है ना, फिर रिश्ता नहीं होता जी। ये सच्चाई है। जैसे कोई बोलता है क्या करता है, एक सिंगर था बड़ा, अभी कुछ 2-3 दिन पहले घटना है, एक बड़ा फेमस सिंगर हरियाणा का, उसका रिश्ता करने आए, जो उसकी सासू बोली हाँ बेटा क्या करता है, बोला जी गाने गाता हूँ। बोला इसके अलावा क्या करता है? गाने तो ठीक है, शौक है तेरा, पैसे कहाँ से कमाता है? नौकरी नहीं है क्या? बोला नौकरी नहीं। बोला फिर रिश्ता नहीं करूंगी। और उसकी इनकम 10 से 15 लाख रुपए महीने की है सिंगिंग की। तो ये अपने एक थॉट हो रखा। परंतु भाई मैं बताता हूँ, सरकारी नौकरी भाई ऐसा कुछ नहीं है। वो पहले था कि पहले लोगों के पास काम नहीं थे, इतने थॉट नहीं थे। आज के टाइम सरकारी नौकरी मैं नहीं मानता कि कोई बोल रहा होगा भाई ये खुद लोग रखे है तो आज हमारे को ज्ञान दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास टैलेंट है तो आप कभी भी एक काम के पीछे मत दौड़ो कि भाई यही करते रहेंगे। आप सरकारी नौकरी की कोशिश करो, परंतु पहले आप कुछ ना कुछ काम पक्का शुरू करो, क्योंकि जिसके अंदर टैलेंट है, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। अगर मेरे अंदर कुछ टैलेंट है तो आप सोशल मीडिया पे आप कंटिन्यू वीडियो डालते रहो, अपने काम को दर्शाते रहो कि आप तो आप कब क्लिक हो जाओ। बिल्कुल ठीक बात है। पहले तो क्या था, लोगों तक जाना पड़ता था, घर एक एक को दिखाना पड़ता था। आजकल तो आपके पास सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया है। आप इसको अच्छे काम के लिए यूज करो। आप अपना जो भी टैलेंट है, मैंने ऐसे बड़े खान सर हैं या कितने ऐसे बहुत सारे सर हैं जो अभी कितनी ऑनलाइन पढ़ाई करा रहे हैं जी, जिनके मतलब बहुत सारे फेमस लोग हैं। हाँ बिल्कुल, जो अपनी कला को दिखा रहे हैं सोशल मीडिया के। मतलब हरियाणा में बैठा हुआ एक बच्चा जो कभी अपने जिले से बाहर नहीं निकला, वो खान सर को जानता है। हाँ। और वो ऐसे ऐसे टीचर्स को जानता है जिन तक जाने की शायद उसकी नहीं जा सकता, रीच नहीं थी। तो डिजिटल मार्केटिंग ने आपको कैसे हेल्प करी आपका करियर ग्रो करने में? नहीं, जैसे कई चीज़ें ऐसी थी, जैसे कई सिंगिंग की चीज़ थी जिसको मैं सीख सकता था भाई, सोशल मीडिया के थ्रू मैंने सीखा उनको। और या जैसे अभी हैं सीखते हैं सोशल मीडिया, बहुत सारी कई नॉलेजेबल चीज़ ऐसी हैं जो सोशल मीडिया के थ्रू सीख सकते हैं। या कहीं पे दिक्कत आती है तो हम सोशल मीडिया पर पता कर सकते हैं। और डिजिटल होना ज़रूरी है इंसान को बहुत, क्योंकि आज देखो सरकार का भी थैंक यू बोलना चाहूँगा मैं, क्योंकि देखो जिन्होंने डिजिटल कर दिया अपने को। आप सोच के देखो, आप आपने बैंक में जाए कितने दिन हो गए? नहीं तो पहले पैसे जमा कराने तो बैंक जाओ, वहाँ जाना तो बैंक जाओ, हर काम बिल भरना है तो वहाँ पे लंबी लाइन लगती थी। आजकल तो सब कुछ अपना फोन पे टक सब कुछ करके चाहो। तो डिजिटल का जमाना तो बना है जी। तो नवीन जी, आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा कि आपकी लाइफ के अंदर काफी टर्न्स आए। पहले आप एक गांव में रहते थे, आपका आर्मी में सिलेक्शन हुआ, आपको म्यूजिक का शौक था, फिर आप हैंडबॉल की तरफ चले गए, हैंडबॉल से फिर से आप म्यूजिक में आ गए। इसमें फैमिली ने आपको क्या सपोर्ट किया? फैमिली सपोर्ट होता क्या जी, जब तक आप कामयाब नहीं होते ना जी, तो आपको आसपास के लोग भी कोई बोलता है, घर वाले बोलते थे भाई नहीं ये कौन सा काम है गाने वाला, अब कामयाब हो जाओ, वही भर्ती वाली जी, सरकारी नौकरी लग जाओ। परंतु जब आप ना एक बार एक कोई चीज पे अचीव कर लेते हो ना, फिर आपको आपके घर वाले कुछ नहीं बोलते। मतलब सपोर्ट ऐसा नहीं बोल सकता घर वालों की सपोर्ट नहीं मिली, क्योंकि घर वालों की सपोर्ट तो थी, पर ये भी नहीं बोल सकते खुल के सामने आए थे घर वाले जी। परंतु मैं जब घर वालों ने बोला कि भाई कामयाब हो जाओ एक बार, उसके बाद कुछ करना, फिर काम जब फौज में लग गए, फिर मैंने सोचा कि यार ये शौक भी पूरा करना चाहिए। वो फिर भी यूट्यूब के थ्रू गाने डालने शुरू किए, उनमें अच्छी रीच आई। और दूसरा क्या था, गेम के प्रति आजकल है ना सोशल मीडिया का ज़माना है, इसके अंदर जो भी लड़के खेलते हैं, जिसके अंदर स्किल है, पावर है या बोलने का तरीका है, आजकल मैंने ऐसे भाई देखे जो शायरी बोल के ही पता नहीं कितने पैसे कमा रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। और कुछ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, फोन सबके पास है, एक माइक लेते हैं, अपनी प्यारी प्यारी बात बोलते हैं, और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं बहुत सारे भाई। पहले वो किताबों में दफन होकर रह जाते थे, उनको सुनने वाला कोई नहीं था। सोशल मीडिया का फायदा भी हुआ है और नुकसान भी हुआ है जी। तो भाई मेहनत करो और गलत कामों में ना फंसो, इतनी बात है। और बताने को तो बहुत कुछ बताते रहेंगे,
बाकी देखो आपने अचीव किया है, हाँ। तभी आपसे पूछ रहे हैं और तभी आपको ऑडियंस देखना भी चाहती है कि आप जब इस लेवल पे पहुंचे हो तो आपके पास वो सारी जर्नी है और उस जर्नी के अंदर आपको तकलीफें भी आई हैं, आपने कुछ अचीव भी किया है। कोई वक्त ऐसा भी आया होगा जब ईगो भी आता है इंसान के अंदर, हाँ। उसको भी कंट्रोल करके रखना है। पता है जब आदमी आगे बढ़ता है ना तो कई बार क्या साथ वाले भी एक बार तो खुश होते हैं। मैंने देखा है कि जब तक आप कामयाब नहीं होते तो आपके साथ वाले भी सपोर्ट करते हैं या आपके रिश्तेदार भी सपोर्ट करते हैं। जब आप कामयाब हो जाते हो तो फिर है ना एक अंदर होते हैं कि यार ये तो वहां चला गया। वो जलन सी भी होती है, यार दोस्तों को भी होती है। फिर आपके बारे में जेलसी भी शुरू कर देते हैं कि यार ये तो बड़ा चालू है, ये तो अपना काम निकाल गया, हमारे को छूट गया। ये बात मेरे को भी बहुत सारी सुनने को मिली है कि भाई ये तो अपना फायदा देखता है। ये एक सच्चाई बात है। मेरे मन में खुद में टेंशन हुई थी कि यार कैसे करें यार, परंतु ये सच्चाई मेरे को एक दोस्त ने बताया, किसी भाई ने बताया कि नवीन भाई हम सभी को साथ लेके नहीं चल सकते। क्योंकि या तो अपने साथ वालों की स्पीड इतनी हो कि वो हमारे से भी एक कदम आगे चलें, बिल्कुल, फिर तो हम चल सकते हैं। अगर हम साथ वालों को पीछे खींचते रहेंगे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तो दुनिया बहुत तेज है, हम पीछे रह जाएंगे। आप पीछे चले जाओगे। हाँ, तो भाई साथ वाले बुरा मत मानना करो। बस आप मेरे से एक कदम आगे रख के देखो, आपके साथ जुड़े रहो। हाँ, आपको पीछे खींचने वाला कि आ जाओ वो टाइम नहीं है, क्योंकि पब्लिक आगे निकल जाएगी। नहीं, आपको देख के बहुत अच्छा लगता है और इंस्पिरेशन मिलती है कि एक हिसार के एक लाडवा गांव से एक लड़का इतना आगे निकला है और आज हमारा नाम रोशन कर रहा है। आपको सैल्यूट है इस चीज अरे के लिए। नहीं मजा आता है। मैंने आज तक देखा नहीं था। आज तक तो हम यही देखते, टीवी पे देखते हैं। मैं जब अंजना ओम कश्यप जी के पास बैठा इंटरव्यू कर रहा था तो बड़ा प्राउड लग रहा था कि यार मैं अंजना जी है, वो अंजना जी बोल रहे हैं। अरे यार नवीन जी बोलो, महाजी मैं तो देख के ही परेशान हूँ कि मैं आपको आज के सामने ये आप ही हो, ये सपना चल रहा है। आप ही सपना चल रहा है। क्योंकि देखो एक गांव से उठ के एक सरकारी स्कूल में पढ़ के और एक मेहनत करके, इसमें अपने गुरुजनों का बड़ा धन्यवाद बोलता हूँ, अपने माता पिता का धन्यवाद बोलता हूँ। क्योंकि देखो हम अगर मन में ठान लेना कि भाई मेरे माँ बाप का सर है ना, मेरे कान कहीं ना झुके, बस ये बात अगर कोई भी युवा सोच ले कि भाई मेरा फादर ऐसे बोल सके कि भाई मेरा छोरा है, जब तो है मजे की बात। अरे एक जब बात यही बोलनी है, मेरा छुपाना पड़ जाए। हाँ, एक मेरा छोरा है, नीचे मुकर एक नुकाना छत्तीस के, तो बस वह चीज कुआनी है भाई, नु कहना चाहिए मेरा छोरा है भाई, बस मजे इस चीज है जी। क्योंकि जब इंडिया पाकिस्तान मैच जीते गांव में आए और मेरे फादर सोनालिका ट्रैक्टर चलाते थे किसी का किराए पे, और जब मेरे को सोनालिका ट्रैक्टर कंपनी ने बुलाया ऐड करने के लिए कि नवीन जी आप सोनालिका ट्रैक्टर की ऐड करो, तो उस दिन मैं फादर को साथ लेके गया कि अब वही देख जो ट्रैक्टर तो कदे मजदूरी ने चलाया करता, आज तेरा बेटा उसी की ऐड कर रहा है। तो जब हम ठान लेते हैं अपने अंदर की भाई उस माँ बाबू का नाम अप रखना है, तो उन्हें भी प्राउड हुआ है और हमने भी हुआ है। तो जब आप वर्ल्ड पाकिस्तान को हरा करके आए थे और एयरपोर्ट पे पहुंचे, आपको रिसीव करने कौन आया था? वो तो बड़ी एक यादगार लम्हा है। वो मेरे पास विपिन रावत जी का कॉल आया था। विपिन रावत जी हमारे जो है नहीं, उनको मैं सलाम करता हूँ धरती पे। वो मेरे को रिसीव करने आए क्योंकि उन्होंने मेरे से फ़ोन पे बात की थी। बोला कि नवीन जी आज आपका मैच किसके साथ है? मैं कहा जी पाकिस्तान के साथ है। उस टाइम पुलवामा अटैक हो रखा था, तो मेरे को बोले कि नवीन जी आपका पुलवामा अटैक हो रखा है, आपके सामने पाकिस्तान है और देश की सेना के सामने पाकिस्तान है, आपको कोई बॉर्डर पर जाने का मौका नहीं मिलेगा, परंतु इनके हाथ में बंदूक है, आपके हाथ में एंड बॉल है, आपने गोल मार के इनको गिराना है, नहीं तो जिंदा नहीं तो फिर वापस नहीं आना इंडिया में। तो जोश था, वो किस्मत ऐसी बनी, लास्ट 10 सेकंड में मैच बराबर था, गोल मेरे पास आया, बाल मैंने गोल मार दिया, इंडिया जीत गई। तो बड़ा प्राउड था। ऐसे बोलते ना कि लाइफ में चेंजिंग पॉइंट आता है एक बार, टर्निंग पॉइंट। मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट वो था। जैसे अब की बार क्रिकेट के अंदर वर्ल्ड कप में सूर्य कुमार यादव ने एक वो कैच पकड़ी जिसने करियर बदल दिया है। तो वो 10 सेकंड में क्या सोच थी आपकी? क्योंकि ये टाइम एक ऐसा होता है जब इंसान कंफ्यूज भी हो जाता है, फंबल भी होता है। क्या सोचा आपने कि ये जो बॉल है मैं क्या करूं इसके साथ? नहीं वो देखो, अगर मैं अभी बात बनाने को तो मैं बोल दूं कि भाई मेरे मन में आया कि भारत माँ का ये वो क्या है, उस टाइम मैच टेम्परेचर में होता है कि बस उस टाइम जो बातें वो चल रही थी, क्योंकि हमारे ना देश के सैनिक शहीद हो रखे थे उस टाइम। मतलब मन में गुस्सा था पूरी तरह कि यार देश के लिए कुछ करना है, मतलब बातें चल रही थी यार मर मिट जाओ बस, इनसे नहीं हारना है। आप भी जैसे आप मेरे दोस्त हो, आप मेरे को फोन करोगे भाई नवीन आप मेडल लेके आओ, मत लेके आओ, पाकिस्तान से मत हार जाना। ये हमारा सबका थॉट होता है। हमने क्रिकेट में देखा होगा कि जब हम पाकिस्तान से आ जाते हैं तो लोग टीवी तोड़ देते हैं कि यार कोई मतलब नहीं है, बेशक वर्ल्ड कप आ जाते हैं, 3 दिन तक मूड खराब रहता है। हाँ, कि भाई बेशक वर्ल्ड कप आ जाते, पर इनसे नहीं हारना था। वही हमारे साथ था, लोग बोल रहे थे भाई इनसे मत हार जाना। जब जीतते तो फिर बस
लाइफ चेंज होगी। और भाई टर्निंग पॉइंट हर एक की लाइफ में आता है, आप लगे रहो, क्या बताओ टर्निंग पॉइंट कब आना हो। तो नवीन जी बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके, और चलो एक जी, पॉडकास्ट हम दोबारा से एक और भी शूट करेंगे पक्का जिसके अंदर पक्का आपके दूसरे पहलुओं को हम टच करेंगे। पक्का जी, बहुत अच्छा लगा। और भाई जितने भी भाई देखते हैं इन बातों से कुछ सीखा करो, क्योंकि देखो बहुत मेहनत करते हैं हम आप आपको एक संदेश देने के लिए। आपको एक सोचते कि मेरे हरियाणा का युवा, मेरे देश का युवा अच्छे कामों की तरफ जाए, गलत कामों की तरफ ना जाए। और एक और मैंने बात कि कोई भी काम में शॉर्टकट ना अपनाओ भाई, क्योंकि आजकल है ना लोग शॉर्टकट जाना ढूंढते हैं। क्योंकि लोगों को पहले क्या था, टेस्ट मैच था, फिर वनडे आया, T20 आया, अभी मेरे को लग रहा है ये T20 भी कम होने वाला, लोगों को इतना टाइम है नहीं। तो अब T10 का जमाना आ रहा T10 आ जाएगा, फिर कभी एक ओवर का ही, कभी टॉस से खत्म करने लग है। जाए। तो थोड़ा सा शॉर्टकट मत ढूंढो, अच्छा काम करो, खुशी मिलेगी। राम राम।